हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं और सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि अपकमिंग बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो लाइंड अप हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग के मतलब बस रिवीजन करते रहिए और अपने प्रिपरेशन को चेकआउट करते रहिए कि हाँ मतलब किस लेवल पे या किस पोजीशन पे आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड है। बाकी जैसा हम लोगों की क्लासेस की बात की जाए तो हम लोग क्या कर रहे थे, आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे। ऑलरेडी हमने 4 पेपर्स मतलब कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 4 पेपर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन सा? एक 11 का था और एक शायद 13 वाला था कि 16 वाला था शायद। ठीक है, ये 16 का था। फिर उसके बाद में 20 वाला किया है और ये लास्ट जो है ये 22 वाला होगा। ठीक है, जो कि कब कंडक्ट किया गया था? ये हुआ था 14 अक्टूबर 2022 को हुआ था। ठीक है, बाकी इसकी आंसर की जो आई थी वो आई थी वही 29 जनवरी 2024 को आई थी। मतलब काफ़ी लेट वो हुआ था। तो बाकी ठीक है, तो उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम डेट जो है वो इसकी क्या थी? 14 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो बस ये फाइनली लास्ट पेपर है, इसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद में फिर अपनी रिवीजन कंटिन्यू करेंगे और साथ में डीएसएसबी की भी वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो डीएसएसबी के भी पेपर्स जो है वो मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो अगर आपने मतलब अप्लाई किया है तो ठीक है, नहीं तो आपके जिन भी फ्रेंड्स ने किया है उनको आप ये बात एक बार मतलब पहुँचा दो और वो ये सेशन ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें बच्चे वही हैं। ठीक है, बायो का पेपर है, 3 घंटे का था, 300 नंबर का था, 150 क्वेश्चन है, वही सारी चीज़ें हैं। बस इस पे नेगेटिव मार्किंग तो उस मतलब सब में ही थी, ब्लू बॉल पॉइंट पेन वाला सीन था। बाकी यहाँ पे अब देखते हैं आगे कैसे हैं मतलब क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि मोटर सेल्स जो है वो आर फाउंड इन द, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार और आ चुका है कि ये फाउंड इन द अपर एपिडर्मिस। तो सबसे पहले तो एक ये चीज़ मार्क करो कि कौन सी एपिडर्मिस में है ये? अपर एपिडर्मिस में है। कौन सी एपिडर्मिस में प्रेजेंट है? अपर एपिडर्मिस में, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि मोटर सेल्स जो है वो अपर एपिडर्मिस में है या लोअर एपिडर्मिस में है। तो ये अपर एपिडर्मिस में मतलब होते हैं सेल्स। और ये पाए किस में जाते हैं? तो ये जनरली जो हमारे मोनोकॉट्स होते हैं, मतलब मोनोकॉट्स, उसमें ही पाया जाता है। ठीक है, टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे मोनोकॉट की बात की जाए तो क्या आ जाएगा हमारा? मेज आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे मोनोकॉट की और स्पीशीज दिया होता है, जैसे वीट हो गया, ओराइजा सटाइवा वगैरह हो गया, साइनोडॉन वगैरह हो गया, तो उन सब में भी ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलेरिया। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सबको पता है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्ट आई आ जाएगा। बाकियों से क्या क्या डिजीजेस होती हैं ये आप वीडियो को पॉज करके खुद इनके मतलब वो लिखो। ठीक है, इसमें से ये भी देखो कि कौन सा मोनोजेनेटिक होस्ट है, कौन सा डाइजेनेटिक होस्ट है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टेक्निक विच इज़ यूज टू इनहेंस द सेल्फ लाइफ ऑफ ए टोमेटो। शेल्फ लाइफ टोमेटो की इंक्रीज करने के लिए वही था ना, फ्लावर सार वाला। ऑलरेडी क्वेश्चन हम देख चुके थे। तो वहाँ पर क्या था कि मतलब उसको उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए ताकि वो क्या है जल्दी पके ना और मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहे, ज़्यादा टाइम तक उसको मतलब हम मार्केट में ले जाके सेल आउट कर सकें। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या था? यहाँ पे एंटीसेंस टेक्नोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, उस जीन को ही क्या कर दिया गया था? सप्रेस कर दिया गया था, जो उसको पकाने वाला काम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कभी आपसे मतलब पूछ ले, मान लो ऑलरेडी मैं बता चुकी थी बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि कौन सा जीन था जिसको क्या कर दिया जाता है, मतलब कि सप्रेस कर दिया जाता है जीएमओ द्वारा। एक तरीके से फ्लावर सार मतलब क्या था वो? फ्लावर सार टोमेटोज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ टोमेटो दैट स्टे फ्रेश लॉन्गर देन नॉर्मल टोमेटोज। ठीक है, ये क्यों हो रहा था? दिस इज बिकॉज द जीन, ये जो जीन रिस्पॉन्सिबल था ना इसको पकाने के लिए, उसी को क्या कर दिया जाता है? साइलेंस कर दिया जाता है। तो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और कौन सा जीन था? तो जीन अगर आपसे पूछेगा तो क्या आंसर लगाओगे आप लोग? बीटा पॉली गैलेक्टूरोनेज। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। और अगर मतलब एंजाइम की बात की जाए तो पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम है विच ब्रेक्स डाउन पैक्टिन इन द सेल वॉल ऑफ टोमेटोज। मतलब पैक्टिन को ब्रेक डाउन करता है तभी तो टोमेटो मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो ये क्या करता है? मतलब उसी जीन को ही सप्रेस कर देगा। फिर दिस प्रोसेस कॉज टोमेटोज टू सॉफन एंड मोर ससेप्टेबल टू फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, इसी जीन की वजह से मतलब ये हो जाता था। फ्लावर सार टोमेटोज हैव टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ पॉलीगैलेक्टोरोनेज, जब ये मतलब जीन ही नहीं बनने देंगे, इसी को सप्रेस कर देंगे, विच मीन्स दे स्टे फ्रेश लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि सेल लाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ह्यूमन फीटल लंग की बात हो रहा है। ठीक है, लंग
वो वाला मत लगा देना हेला सेल। हेला सेल जो था वो किससे था, सर्वाइकल था ना, सर्विक्स से था वो। तो ये लंग फाइब्रोब्लास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा MRC5। ये क्वेश्चन भी मतलब अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कि अगर मैं बात करूं हेला सेल्स की, तो इसके बारे में भी मतलब आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। हेला सेल्स जो है ये क्या है, इज एन इमोर्टलाइज्ड सेल लाइन। अब तक मतलब ये नहीं मरे हैं। यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, इट इज़ द ओल्डेस्ट ह्यूमन सेल लाइन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। हेला सेल्स आर ड्यूरेबल और प्रोलिफिक, अलाउइंग एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस इन साइंटिफिक इंडस्ट्री। मतलब तुम्हें तो पता ही है, साइंटिस्ट को कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो इमॉर्टल है, तो फिर उसके साथ कितने सारे तरीके के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, द लाइन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये मिले कहाँ से थे, तो ये सर्वाइकल, ठीक है, ये क्या है, सर्वाइकल कैंसर था उस लेडी को, उसके मतलब उससे मिले थे सर्वाइकल कैंसर सेल्स टेकन फ्रॉम। कब लिया गया था, तो ये चीज़ भी याद रखो, 8 Feb 1951 में। ठीक है, ये तब मतलब ये सेल्स रिपोर्ट किए गए थे फ्रॉम, उनका नाम क्या था, हेनरीटा लैक्स करके। ठीक है, LACKS। तो हेनरीटा का HE लिया गया था और लैक्स का A, और इसका नाम क्या रख दिया था, हेला सेल्स। ठीक है, 30 year old अफ्रीकन अमेरिकन मदर ऑफ 5 आफ्टर हुम द लाइन इज नेम्ड। लैक्स डाइड ऑफ कैंसर, मतलब 4 अक्टूबर 1951 को उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो बस यही कुछ चीज़ें थी मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वीडियो लेंदी हो जाएगी। आफ्टर मतलब अबाउट 70% ऑफ टोटल कार्बन इज फॉर्म्ड। तो कार्बन प्रोडक्शन की बात की जाए या फिर कुछ इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी रिपीटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, तो ये कहाँ से, ओशियन से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, सबको पता है, पायरुविक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा। ठीक है, टेक्सा की जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स हैं, मतलब जैसे क्या होता है, किंगडम, फिर फाइलम या फिर डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो ये जो अरेंजमेंट हो रहा है, ये हर एक यूनिट क्या है, अपने आप में टैक्सॉन ही तो है। और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या कहलाता है, हायरार्की कहलाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी मत मार्क करके आ जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि अ बैक्टीरियम सर्वाइव्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। एक बैक्टीरिया सर्वाइव करता है ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे जो कि क्या है, सिंथेसाइज्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स मतलब उस चीज़ को बनाते हैं और वो बैक्टीरिया उस पर सर्वाइव कर रहा है। इट रिलाइज ऑन बोथ कार्बन एंड एनर्जी सोर्सेज, और बेस्ड मतलब किस पे, वो किससे फीडिंग ले रहा है अपनी, तो कार्बन और एनर्जी सोर्सेज है। तो सबसे पहली बात तो अदर ऑर्गेनिज्म का है तो वो हेट्रोट्रॉप हो जाएगा, और बात यहाँ पे कार्बन और एनर्जी सोर्सेज की है तो वो कैसा हो जाएगा, केमो हेट्रोट्रॉप हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारे टाइप्स के बैक्टीरिया जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके बारे में और इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप साथ में नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी would you use if you want to get topological या 3D इमेज ऑफ योर सैंपल। तो अगर आप 3D इमेज की बात करते हो तो उस जगह पे आपको क्या यूज़ करना होगा, हमारे जो 9th है क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर हो जाएगा SEM। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और बाकी टूल्स एंड टेक्निक भाई अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि SEM TEM और मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल क्या आ जाएगा आपका, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3D इमेज या टोपोग्राफिकल सैंपल की अगर इमेज की बात की जाएगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच सेल ऑर्गेनल, किस सेल ऑर्गेनल में DNA जो है वो नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस में होगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, गोल्जी एपैरेटस। अब इसी के साथ मतलब तुम्हें ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए गोल्जी एपैरेटस का नाम लेते ही, कि इसको सबसे पहले मतलब किसने डिस्कवर किया था, इसका काम क्या होता है, कितने तरीके के मतलब इसमें मतलब फेसेस होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो खुद को इसी तरीके से आप मतलब रिवाइज करते चलिए ताकि आपको पेपर में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम में हाउ मैनी मोल ऑफ ATP, कितने मोल ऑफ ATP की ज़रूरत होती है टू फिक्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिक्वायर पॉलिनेटर बट रिजल्ट इन जेनेटिकली सिमिलर
सिमिलर ऑटोगेमी मतलब क्या होगा, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में हो जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, ये ज़ीटोनोगेमी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 का फर्स्ट ऑप्शन। साथ ही साथ जो फ्लावर्स कभी ओपन ही नहीं होते हैं तो उसमें क्या कैसी वाली हो जाती है, क्लिस्टोगैमी हो जाती है। जीनोगैमी मतलब क्या हो गया, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जैसे अलग अलग में, जैसे पपाया वगैरह हो गया, तो जब इनमें पॉलिनेशन होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, जीनोगैमी हो जाएगा। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, कह रहा है कि रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी जो है वो कौन सा एल्गी कॉज करता है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये क्या था, सिफेलियोरस विरिसेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि मतलब इसको कौन कॉज कर रहा है, बात ये है कि यहाँ पे ये एल्गी जो था सिफेलियोरस विरिसेंस, ये क्या है, रेड एल्गा है, ग्रीन, ब्राउन या फिर फंजाई है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये एक तरीके का ग्रीन एल्गा है, रेड मत मार्क करके आ जाना। ठीक है, यही चीज़ थोड़ा सा मतलब देखो, पढ़ा तुमने सब कुछ है, बस थोड़ा सा चीज़ों को अगर तुमने क्लियरिटी के साथ पढ़ा है ना तो डेफिनेटली तुम किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि द एपिथेलियम फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं उसमें किस तरीके का एपिथेलियम जो है वो देखने को मिलता है, तो वो स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं। बाकी एनिमल टिश्यू में बहुत जल्दी पढ़ाने वाली हूँ डिटेल में, तो फिर आप वहाँ से आपको थोड़ी हेल्प और मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वन sacrifices its own reproductive privileges to promote reproduction in another related individual is called, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब कोई प्राणी अन्य संबंधित प्राणी में प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं को प्रजनन विशेषाधिकारों का त्याग करता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी कुछ अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, और इसका आंसर क्या होगा, यू सॉलिसिटी हो जाएगा। ठीक है, सुसामाजिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेक्सिबल लर्निंग। अभी देखो पेडागोजी के क्वेश्चंस इन्होंने बीच में वो कर दिए हैं, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको साथ साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो फ्लेक्सिबल लर्निंग में क्या आ जाएगा, हैबिचुएशन, ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाएगा, लेकिन ये इम्प्रिंटिंग जो है ये हैबिचुअल का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि सिंजेनिसियस और एपिपेटलस स्टेमन्स जो हैं वो किसका फीचर है। तो देखो, अगर सिर्फ एपिपेटलस की बात होती तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, टमाटर वाली फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी हो जाएगा ना। लेकिन सिंजेनिसियस का मतलब क्या है, देखो सबसे पहली बात तो मतलब स्टेमन्स की बात की जाए तो स्टेमन्स अगर फ्री हैं तो पॉलीएंड्रस कहलाएंगे, अगर फ्यूज्ड हैं तो फिर वो फ्यूज्ड विद सम पार्ट, अगर मतलब स्टेमन का कुछ पार्ट ही फ्यूज है तो उसमें भी 3 तरीके के आ जाते हैं। एडल्फी आ जाता है जिसमें फिलामेंट फ्यूज्ड, एंथर फ्री होते हैं। मतलब देखो इस तरीके से ये फिलामेंट जो है ये फ्यूज है, लेकिन एंथर जो है वो क्या है, अलग अलग, मतलब फिलामेंट फ्यूज है, तो ये कंडीशन जो है वो कहलाती है एडल्फी कहलाती है। ठीक है, एडल्फी का एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे एडल्फी में भी 3 तरीके के आ जाते हैं, मोनो एडल्फस। तो यहाँ पे देखो मतलब कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे इसको मेंशन कर लिया है। तो देखो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। स्टेमन्स बताया था अगर फ्री होंगे तो पॉलीएंड्रस हो जाएंगे। ठीक है, पॉलीएंड्रस, और फ्यूज होंगे तो फ्यूज वाली कंडीशन में आपको ये चीज़ें देखने की मिलेंगी, मतलब कि फ्यूज विथ सेम पार्ट, मतलब कोहेजन ऑफ स्टेमन। अगर स्टेमन्स की ही सिर्फ बात की जा रही है तो उस जगह पे आपको एडल्फी, सिंजेनिशियस और सिनेंड्रस, ठीक है, ये 3 कंडीशंस मतलब आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर एडल्फी की बात करें तो एडल्फी में भी फिर आपको फर्दर जो है वो 3 टाइप्स देखने को मिल जाते हैं, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। मोनो का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि सिर्फ एक ही बंडल में सारे जो मतलब स्टेमन्स हैं वो सारे एक ही बंडल में प्रेजेंट होंगे, तो उसका एग्जाम्पल है मालवेसी और क्रोटलेरिया आ जाएगा। डाई एडल्फस की बात करेंगे तो पी आ जाएगा, बीन्स वगैरह हो जाएगा। ठीक है, पॉली एडल्फस की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिट्रस हो जाएगा। ठीक है, ये RUS है, सिट्रस। नींबू जो है वो किस में आते हैं, पॉली एडल्फस में आ जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं सिंजेनिशियस की। सिंजेनिशियस कंडीशन में देखो होता है, एडल्फी में था क्या कि फिलामेंट फ्यूज हैं और एंथर फ्री थे। यहाँ पे सिंजेनिशियस में क्या है, फिलामेंट तो फ्री हो गए लेकिन एंथर क्या हो गए, फ्यूज हो गए। मतलब इस तरीके से एंथर जो है वो फ्यूज हो गए और फिलामेंट क्या है, फ्री हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एस्ट्रेसी हो जाएगा। सिन एंड्रस की बात करते हैं तो सिन मतलब क्या है, फ्यूज होना, और एंड्रस मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ें, एंथर भी फ्यूज है और फिलामेंट भी क्या है, फ्यूज है। एंथर एंड फिलामेंट बोथ फ्यूज। तो ये आपको कहाँ पे, कुकुरबिटेसी में देखने को मिलता है। उस देखो कुछ इस तरीके का होता है ना कुकुरबिटा में,
ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें जो है ये फ्यूज़ रहती हैं, ये भी फ्यूज़ रहता है और ये भी फ्यूज़ रहता है। तो ये कंडीशन आपको कुकुरबिटेसी में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि सिंजेनिसियस और एपिपेटलस कंडीशन, ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एस्ट्रेसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फैमिली फॉलोइंग फैमिली लॉडिक्यूल्स, ठीक है, लॉडिक्यूल्स की बात की जा रही है। तो लॉडिक्यूल्स हम अभी देख ही चुके थे, ये भी मतलब प्रीवियस फैमिली मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को मतलब मिस मत किया करो। एक सेकंड में इसको रब कर दूं या फिर दिख गया तुम्हें, देखो लॉडिक्यूल्स पूछ रहा है बस इसमें। तो लॉडिक्यूल जो है वो कहाँ पे देखने को मिल रहा था आपको, पोएसी फैमिली में था। अब आप लोग खुद ही बताओ कि ग्लूम्स, लेमा, पेलिया, लॉडिक्यूल्स, वर्सेटाइल एंथर, ये सारी चीज़ें किसकी थी, तो ये पोएसी का ही एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज द डोर्सल फिन इज मॉडिफाइड इनटू सकर्स, मतलब फिशेस की कौन सी कैटेगरी है जिसमें उनका जो डोर्सल फिन है वो मॉडिफाइड हो जाता है, किसमें, सकर्स में। तो वो एकाइंस या एकीन्स, जो भी मतलब एकाइनिस है, ऐसे करके जो भी तुम पढ़ो वो हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट आर टू वेज ऑफ, तो ये दोनों मतलब किसके हैं, ये अगेन पीडोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो 20 का हो जाएगा आपका फर्स्ट, इंटरप्रेटिंग बिहेवियर का आ जाएगा एग्जाम्पल, ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इस पेपर में इन्होंने पता है मिक्स कर दिया है पीडोलॉजी और वो साथ में ही दे दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द एंजाइम दैट कट डीएनए, डीएनए को काटने वाला कौन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच एलिमेंट इज रिलेटेड विद इनपुट डोमेन ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम अंडर सिस्टम अप्रोच ऑफ एजुकेशन, मतलब है आईसीटी से है ये क्वेश्चन, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, करिकुलम कंटेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये चीज़ तो तुम्हें पता चल गई। बात किसकी हो रही है यहाँ पे, कोरोलाइड रूट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो कि कोरोलाइड रूट्स तुमने कहाँ पे देखी थी, कुछ याद आ रहा है, जिम्नोस्पर्म के साइकस में हमें कोरोलाइड रूट्स देखने को मिलती हैं। अब बात क्या होती है कि कोरोलाइड रूट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो ये इसमें क्या है, रूट्स देखो जिम्नो की बात करते हैं अगर हम, तो जिम्नो में देखो क्या होता है, जिम्नो में बेसिकली दो तरीके की रूट होती है, एक होती है प्राइमरी रूट और दूसरी होती है सेकेंडरी रूट, ठीक है। तो जो प्राइमरी रूट है वो तो उसकी वही नॉर्मल वाली रूट हो जाएगी, ठीक है, ये नॉर्मल रूट होती है। ये इसी को और किस नाम से जानते हैं, टैप रूट कहेंगे ना, ठीक है, टैप रूट हो जाएगी। लेकिन जो सेकेंडरी रूट होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोलाइड रूट बोलते हैं। अब होता क्या है इसमें, कोरोलाइड रूट की बात करें तो दोनों में एक बार तुम देखो थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, ठीक है, मैं बोल रही हूँ तुम सुनते जाओ मुझे, इससे भी तुम्हें काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो टैप रूट की बात करते हैं, तो टैप रूट कैसा है, मतलब नीचे की तरफ में जाता है ना। सपोज दैट एक तुमने ऐसे सीड है सो किया, तो सीड में से क्या है, जो नॉर्मली रूट है वो क्या कर रही है, नीचे की तरफ ही तो जा रही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, टैप रूट जो है वो क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, अराइज फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल से निकल रही है। दूसरी चीज़ क्या है, रूट हेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द कोरोलाइड रूट, अगर हम कोरोलाइड रूट की बात करते हैं तो ये क्या करती है, ये यहीं से ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है, ये CR है मतलब कोरोलाइड रूट है, ये यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाती है और कुछ इस तरीके का मतलब इसमें स्ट्रक्चर ऐसे बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेती है। तो पहली चीज़ तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक थी, ये कैसी हो गई, नेगेटिव, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाएगी। अराइज फ्रॉम, ये किससे अराइज होती है, ये रेडिकल से ना अराइज होकर के किससे अराइज होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये अराइज फ्रॉम, इसको नोट कर लो, ये लेटरल रूट से अराइज होती है, ठीक है, किससे अराइज हो रही है, लेटरल रूट से अराइज हो रही है। लेकिन ये किससे अराइज हो रहा था, ये रेडिकल से अराइज हो रही थी, ठीक है, ये रेडिकल से अराइज हो रहा था और ये लेटरल रूट से अराइज हो रहा है। यहाँ पर मतलब रूट हेयर्स और जो भी सारी चीज़ें थी वो प्रेजेंट थी, यहाँ पे रूट हेयर्स क्या है, एब्सेंट है। भाई जब अंदर है ही नहीं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम करना ही नहीं, तो रूट हेयर का मेन काम क्या होता था, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन। तो जब ये यहाँ से मतलब ऊपर की तरफ निकल आई है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, तो रूट हेयर वाला तो चलो फंक्शन यहाँ मतलब सिस्टम ही खत्म कर देते हैं। उसके बाद में बात क्या करते हैं कि अगर आपसे कभी मतलब पूछ ले कि कोरोलाइड रूट पे आपको कम से कम 4-5 सेंटेंस ठीक ठाक पता होना चाहिए, तो आपको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए कि ये कैसी है, एपोजियोट्रॉपिक है और साथ ही साथ इसमें ब्रांचिंग भी होती है, ठीक है। ये देख रहे हो,
इस तरीके से मतलब अलग अलग वो हो रही है। तो यहाँ पे जो ब्रांचिंग होती है वो होती है डाइकोटोमसली ब्रांच, ठीक है। ये भी इसका एक स्पेशल फीचर है, कभी कल को दे दे आपको तो ध्यान रखना। साथ ही ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है, किसके साथ, मैं ऐसे लिख रही हूँ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ कर रही है, ये एल्गी के साथ कर रही है, ठीक है। तो एक ये फीचर भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इसमें एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो देखो नोस्टॉक पंक्टिफॉर्मिस, एनाविना, साइकेडी और ओसिलेटोरिया की भी कुछ स्पीशीज हैं जो कि इसमें क्या जाती हैं, मतलब इसके साथ एसोसिएशन में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बाकी रूट हेयर और रूट कैप दोनों चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट हैं, ठीक है। ये चीज़ भी लिख लो, रूट हेयर्स एंड रूट कैप्स दोनों चीज़ें क्या है यहाँ पे एब्सेंट हैं, ठीक है। तो ये मतलब कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए था, इसलिए मैंने बताया। आप चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोरोलाइड रूट्स है वेल्गल जोन, बिल्कुल सही है। कॉर्टेक्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कोरोलाइड रूट, ये चीज़ गलत है। कॉर्टेक्स इसमें डिफरेंशिएटेड होता है, बल्कि हाईली डिफरेंशिएटेड होता है। मतलब कैसे कैसे, आउटर कॉर्टेक्स होता है, मिडिल कॉर्टेक्स होता है विद एल्गल जोन्स होता है, और इनर कॉर्टेक्स भी होता है, अनलाइक इन टिपिकल रूट्स वेयर द कॉर्टेक्स माइट बी लेस डिफरेंशिएटेड। नेक्स्ट है थर्ड, कोरोलाइड रूट शो लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, ये भी सही है। कोरोलाइड रूट्स आर प्रेजेंट इन साइकस, ठीक है। तो ये बात भी क्या है यहाँ पे सही है। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसी के साथ में मतलब कोरोलाइड रूट में तो क्या है, आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं पाइनस की, तो पाइनस में क्या देखने को मिलता था, याद करो, माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। पाइनस में माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिल रहा था, और वो माइकोराइजा भी कैसा था, एक्टो एंडो भी बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। तो ये एक्टो माइकोराइजा था। और फंजाई इसमें कौन सा था, एमेनिटा क्लेवेरिया, ठीक है, जो कि कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइसीटीज को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दिस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है स्मूथ मसल फाइबर। जो हमारे स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, सबसे पहले तो ये सोचो कि हाँ वो मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तुम पहले उसको समझो कि उसमें पूछ क्या रहा है। जब तुम समझ जाओगे तो तुम आंसर खुद ब खुद निकाल लोगे। आई डोंट थिंक सो कि हाँ मतलब हर चीज़ तुम्हें रटी रटाई ही तुम्हें याद रहेगी। तो स्मूथ मसल फाइबर सबसे पहली बात होते कहाँ पे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो होते कहाँ पे हैं, तो उनका फंक्शन क्या तुम्हारे कंट्रोल में है या फिर वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अगर तुम्हें मतलब ये चीज़ ध्यान आ रही है कि स्मूथ मसल फाइबर जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आई थिंक कि मुझे मतलब आई होप कि आपको मालूम होगा। तो ये द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स हो गए, और भी एरिया के जैसे कि जीआई ट्रैक। अब जीआई ट्रैक में क्या आ जाता है, आपका स्टमक आ जाएगा, इंटेस्टाइन आ जाएगा, लीवर होगा, पैनक्रियाज हो जाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट में, ब्लैडर में भी होते हैं, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी कि यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर मतलब ये तो हॉलो ऑर्गन्स की बात हो गई। ब्लड वेसल्स की बात करते हो तो आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स, इन सब जगहों पे कैसे हैं, हमारे स्मूथ मसल फाइबर्स ही हैं। और भी एरियाज की बात की जाए तो आईज में जैसे सीलेरी मसल, आइरिस वगैरह, ये सब भी क्या है, स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। और स्किन में इरेक्टर पिलाई मसल्स दैट कॉज हेयर टू स्टैंड अप। तो जीआई ट्रैक का ही अगर एग्जांपल ले लो तो उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या तुम्हारे कंट्रोल में है, नहीं। तो सबसे पहले चीज़ तो क्या निकल के आई कि वो एक्शन कैसा होगा, इनवॉलेंट्री होगा, ठीक है। अब स्मूथ मसल्स की अगर आप बात करते हैं तो इनका शेप अगर तुम्हें याद हो रहा है कि स्ट्रेटेड वाली तो कैसी थी, ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस थे, और न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रेशंस देखने को मिल रही थी। लेकिन स्मूथ में क्या था, स्मूथ में कुछ था ऐसे, कुछ नहीं था, ये ऐसे मसल बंडल था और ये यूनिन्यूक्लिएट था। तो स्मूथ वाले की बात करेंगे तो ये अनस्ट्रेटेड है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेशंस नहीं है, और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, इनवॉलेंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट है। इस चीज़ को मैं रब कर दे रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू इज कम्पोज्ड ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू में सबसे पहले तो कितने 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, सबको पता है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा सबसे पहले तो मतलब कि सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन एलिमेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से डेड कौन से होते हैं, ठीक है, डेड वाला आपको बताना है। क्या हो जाएगा आपका, फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो कैसे हैं, डेड होते हैं। तो ये देखो एक बार देख ही लो थोड़ा सा इसको भी देखो। मतलब परमानेंट टिश्यूज में सिंपल परमानेंट टिश्यू तो पता होगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की तो उसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम।
जाइलम में देखो जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, ये तीनों कैसे होते हैं, ये डेड होते हैं, लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है यही क्या होता है, ओनली लिविंग होता है। अब बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम वाले केस में देखो क्या होता है, सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों कैसे होते हैं, ये लिविंग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जो होता है वो डेड होता है, कौन होता है, फ्लोएम फाइबर्स। तो ये बेसिक था, बाकी स्पेशल परमानेंट टिश्यूज भी होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेशल वाले में वही देखो दो, मतलब सेक्रेटरी और लेटिसिफेरस ही होते हैं, ठीक है। आई थिंक मालूम ही होगा आपको। सेक्रेटरी वाले में प्रोड्यूस एंड सेक्रेट सब्सटेंस लाइक लेटेक्स, रेजिन, एसेंशियल ऑयल, नेक्टर वगैरह, और लेटिसिफेरस वाले जो क्या है, सेक्रेट लेटेक्स और अदर कंपाउंड्स। तो बस यही सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इन ट्रांसमिशन। ये चीज़ मैं रब कर दे रही हूँ, एक सेकेंड। डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ फंक्शन ऑफ। तो 26 का जो है वो क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ये सब चीज़ें जो टॉपिक्स नहीं सही से क्लियर हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। तो मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ, नंबर एंड मास ऑफ एटम दैट लाई इन इलेक्ट्रॉन पाथ, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट देखो वही चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है भाई जो हमें नहीं आती है, ठीक है। हमें इन दी सेंस की मतलब किसी को भी नहीं आती है, वही हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, अगर आता है तो फिर तो तुम्हें ईजी ही लगेगा ना। तो ये सब जो टॉपिक हैं जो रह रहे हैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन 1987 में साइन किया गया था। अब इसका पर्पस क्या था, प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, नहीं, कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो आंसर सेकंड जो है ये क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस टू एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइगेंड दिया हुआ है और साथ ही टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो इसमें देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो एटलीस्ट कुछ तो पता होगा, ठीक है। मैं ये ऐसा मान के चल रही हूँ। तो देखो सबसे पहले हिपैरिन दे रहा है, हिपैरिन क्या है, कोगुलेशन के लिए होता है ना, तो कोगुलेटिंग फैक्टर्स, यानी कि सी का वन तीनों में दे रहा है। चलो एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ठीक है। उसके बाद में बात कर रहे हैं प्रोटीन ए जी। तो ये प्रोटीन ए जी क्या होते हैं, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ा होगा ना, 5 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, जी, ए, एम, डी, ई, ठीक है, इतने सारे तरीके के होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कि बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बी का 4 आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, मतलब पहला भी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि किस तरीके से तुम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद में उसके बाद में ये मतलब हिपैरिन वाला हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब डी कह रहा है कि फिनाइल बोरोनेट, ठीक है। तो फिनाइल बोरोनेट जो है वो क्या है, एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है। तो बी का नहीं, सॉरी, डी का जो है वो 3 होना चाहिए। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये सेकेंड ऑप्शन निकल के आ जाता है, ठीक है। बाकी मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद आपको ये सारे मतलब पता ही रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज है वो इसमें से क्या होगी। तो क्रोटोलेरिया जेंसिया, कैनाबिस सटाइवा, क्लोरोफाइटम, ट्यूबरोसम, ये तीनों का नहीं पता, लेकिन ये एकोनिटम की कुछ स्पीशीज हैं जो मतलब बता रहा है कि वो क्या है, थ्रेटेंड है। बाकी देख लेना आप लोग, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इनकी बात की जाए आरपीएससी वालों की, तो इन्होंने तो मतलब ये क्वेश्चन ही डिलीट करवा दिया था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो मतलब क्या है, थ्रेटेंड हैं, ठीक है। अब तुम उसमें से क्या ही मान लोगे। बाकी देखना अगर किसी को मिलता है तो मुझे बताना। एकोनिटम में देखो, एकोनिटम हेटेरोफिलम जो है वो दे रहा है, जो मतलब आंसर वैसे जो पता चल रहा है वो वो एकोनिटम हेटेरोफिलम, ये जो है ये थ्रेटेंड बता रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक। चिक की बात कर रहे हैं, तो चिक में क्या होगा, प्लेसेंटा होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो क्रॉसिंग ओवर होगा तभी क्या होगा वो रीजन, रिकॉम्बिनेशन वहां पे पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, मैच द प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के नाम दिए गए हैं गिवन अंडर कॉलम 1 विद देयर साइंटिफिक नेम्स, ठीक है, जो कि कॉलम 2 में है। यहाँ पे प्लांट्स के
प्लांट के हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्लांट्स के नाम है और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस, जैसे कि ग्राउंड नट। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, तो इसका क्या हो जाएगा आपका बोटेनिकल नेम एराकिस हाइपोजिया हो जाएगा। ठीक है। फैमिली फेनुग्रीक यानी कि मेथी, तो मेथी का क्या हो जाएगा ट्राइगोनेला फ्यूनोग्रेसियम करके। ठीक। उसके बाद में मेथी वगैरह किससे है, तो ये सब उसमें आ जाएगी, जो है वो इसी की है, मतलब लेग्यूम्स में ही आ जाएगी, लेग्यूमिनेसी की हो जाएगी ये। उसके बाद में क्यूमिन जीरा, जीरा अम्बलीफेरी का हो जाएगा क्यूमिनम साइमिनम। उसके बाद में कॉटन मालवेसी का है गॉसिपियम हर्बेशियम। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मतलब आंसर्स मैच करा लो, खुद से ही मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 32 ना, 32 में देखो आता है ये ए का एस, बी का पी हो जाएगा और सी का क्यू, डी का आर, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कह रहा है कि कैडहेरिन्स, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना, पहले देखो पढ़ने के लिए कैड, ठीक है, कैल्शियम के साथ में फिर ये ऐसे आ जाता है, तो ये कैड जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैल्शियम को। तो बाकी तुम्हें थोड़ा सा अगर इसका नाम भी पता था तो तुम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स है। बाकी थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि मे बी नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ ले। तो देखो कैडहेरिन्स आर अ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स, ये मतलब प्रोटीन्स की फैमिली होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की, दैट मीडिएट सेल टू सेल एडहेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है। दे आर फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस और होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर कभी फंक्शन पूछे तो मॉर्फोजेनेसिस और होम्योस्टेसिस, बाकी काम क्या है इसका, सेल टू सेल एडहेशन। ठीक है। व्हाट डू कैडहेरिन्स डू, कैडहेरिन्स करती क्या है, तो ये सेल टू सेल एडहेशन करते हैं। ठीक है। कैडहेरिन्स बाइंड सेल टुगेदर थ्रू होमोफिलिक इंटरेक्शन, ना कि हेट्रोफिलिक, होमोफिलिक है। टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस की बात करते हैं, मतलब कि बनाना या उसका मतलब फॉर्म चेंज करना, तो कैडहेरिन्स हेल्प टिश्यू चेंज शेप एंड साइज एंड फॉर्म डिस्टिंक्ट सेल लेयर्स। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थर्ड पॉइंट है सेल ग्रोथ, माइग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन के लिए भी कैडहेरिन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कैडहेरिन्स आर इन्वॉल्व इन दीज प्रोसेसेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है सेल रिकॉग्निशन, कैडहेरिन्स हेल्प्स सेल्स टू रिकॉग्नाइज ईच अदर। फिफ्थ आता है यहाँ पे ट्यूमर सप्रेशन में, मतलब कैडहेरिन्स कैन हेल्प सप्रेस, ट्यूमर को भी सप्रेस करने में हेल्प करती हैं। बाकी देखो ये बच्चे काम कैसे करती हैं, तो कैडहेरिन्स का वर्क जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन फिर से फ्रेम हो सकता है। कैडहेरिन्स कैसी हैं, तो सबसे पहले क्या है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है दैट बाइंड टू एक्टिन बंडल्स इन द साइटोप्लाज्म। दूसरा है कैडहेरिन्स बाइंड टू ईच अदर थ्रू कैल्शियम डिपेंडेंट इंटरेक्शंस, एज द नेम इंडिकेट्स, सी जो है वो कैल्शियम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कैडहेरिन बाइंड्स टू कैटेनिन्स, ठीक है, ये अंदर की तरफ में होंगी और कैडहेरिन्स बाहर की तरफ में होते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर है कैडहेरिन्स और कैटेनिन्स जो है वो इंट्रा सेलुलर, मतलब अंदर है सेल के, विच लिंक कैडहेरिन्स टू द साइटोप्लाज्म। अब एग्जाम्पल्स अगर आपसे कभी पूछ ले या चार्ट दे करके आपसे कभी पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आती है। न्यूरल कैडहेरिन्स, ये जिसको हम लोग एन कैडहेरिन के वो नाम से जानते हैं। एपिथेलियल होती है जिसको ई कैडहेरिन। प्लेसेंटल वाली आ जाएगी, अभी देख चुके हो प्लेसेंटा में, पी कैडहेरिन्स। और रेटिनल कैडहेरिन्स जिसको आर कैडहेरिन बोलते हैं। बाकी थोड़ा सा और देखना चाहो तो कैडहेरिन्स आर प्रोटीन फैमिली, कैल्शियम डिपेंडेंट ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडहेशन मॉलिक्यूल। ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल मॉर्फोजेनेसिस, वुंड हीलिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज। बाकी यहाँ इमेज में देखो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके है ना, ये लिंकर ग्लाइकोप्रोटीन कैडहेरिन्स होती हैं। बाकी इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ पे ये केराटिन वाले लगे होते हैं। ये देखो इस इमेज में तुम्हें ज़्यादा सही से दिखाई देगा, दो सेल हैं। ठीक है। जैसे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गई, एक ये हो गई, दोनों के बीच में देखो इंटरसेलुलर स्पेस में जो है ये क्या है, कैल्शियम आयंस का ये जो बॉन्डिंग है यही क्या कहला रहा है, कैडहेरिन्स कहला रहा है। बाकी साइटोप्लाज्म में जो है वो कैटेनिन्स प्रेजेंट थे। ठीक है। जिसमें अल्फा कैटेनिन और बीटा कैटेनिन, एफ एक्टिन, इस तरीके से मतलब चीज़ें आ जाती हैं। थोड़ा मतलब CSIR लेवल का है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इस तरीके से भी थोड़ा सा और देखना चाहो तो देखो ये साइटोसोलिक डोमेन है, यहाँ पे ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में। ठीक है। फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है और ये
इसमें भी देखो दो तरीके के होते हैं, अल्फ़ा और ये बीटा कैटेनिन्स आ जाते हैं। बस यही सब था इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि फंक्शनल मेगास्पोर इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसको क्या बोलते हो? फंक्शनल मेगास्पोर, एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है कि गिवन द डीएनए सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हमें दिया गया है, विच सीक्वेंस वुड बी यूज्ड बाय रिसर्चर्स एज एन एंटीसेंस मॉलिक्यूल अगेंस्ट इस ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? एंटीसेंस मॉलिक्यूल की बात हो रही है, और एंटीसेंस के केस में क्या था? आरएनए की साइलेंसिंग की जा रही थी। तो आरएनए की बात करें तो जहाँ जहाँ थाइमीन है वहाँ वहाँ बस यूरेसिल प्रेस कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड या एयर पोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब क्या इंडिकेटर्स होते हैं? तो वो हमारे लाइकन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मच ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये कितना है? नियरली 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मिडल लैमेला ऑफ सेल वॉल, तो मिडल लैमेला किसकी बनी होती है? तो सबको पता है, पेक्टिन सब्सटेंस, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कैल्शियम पेक्टेट या फिर मैग्नीशियम पेक्टेट होता है ये पेक्टेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल्स में मतलब कौन सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है? तो सोर्स, मैसेजेस, फीडबैक सारे होंगे, कॉग्निशन नहीं होगा। ठीक है, ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, द पेरिडर्म। पेरिडर्म बहुत बार बता चुके हैं, इसमें क्या आ जाता है? कॉर्क, मतलब कॉर्क कैम्बियम आ जाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क आ जाएगा। तो ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? पेरिडर्म बनाते हैं। या फिर अगर वैसे देखा जाए तो कॉर्क कैम्बियम हो जाएगा और सेकेंडरी कॉर्टेक्स आ जाता है। तो कॉर्क कैम्बियम क्या होता है? फेलोजेन। कॉर्क क्या हो जाएगा? फेलम हो जाएगा, ये फेलोजेन हो गया। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो क्या कहलाता है? फेलोडर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं? ये पेरिडर्म बना लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि द रॉड सेल्स ऑफ ह्यूमन आई कंटेन्स अ फोटोसेंसिटिव प्रोटीन। जो ह्यूमन आई का जो रॉड सेल्स होते हैं, कौन सेल्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि फोटोपिक विजन के लिए, और रॉड सेल्स जो है वो स्कोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें मतलब कौन सा जो है वो प्रोटीन पाया जाता है? फोटोसेंसिटिव प्रोटीन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो 41 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? रोडोप्सिन हो जाता है। ठीक है, बाकी आई, ईयर, ये सब तो बढ़िया से मतलब अच्छे से आप लोग पढ़ ही लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, द साइंटिस्ट हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? तो वो कोनराड लॉरेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है लार्वा ऑफ ओविलिया। ओविलिया का लार्वा क्या होता है? प्लेनुला लार्वा होता है। और अगर ओरिलिया का पूछ लिया जाए तो ओरिलिया का हो जाएगा इफायरा लार्वा। ठीक है, बाकी वेलिगर किसका है, पैरेंकाइमुला किसका है, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस की फॉर्म में, नथिंग इज न्यू फॉर यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल का इसमें से कौन सा है जो एलिमेंट नहीं है? तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, क्रिएशन जो है वो टीचिंग मॉडल का एलिमेंट नहीं है, बाकी फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम तीनों है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगेन दिस क्वेश्चन फ्रॉम पेडागोजी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, 45 का ये सही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है। फिर डेवलपमेंट इज कंपनसेटरी, और डेवलपमेंट क्या है? को रिलेशनल है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो कंपनसेटरी होता है, मतलब कि विकास जो है वो क्षतिपूरक होता है, ऐसा नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है ये क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि मोनार्क और विसराय बटरफ्लाई जो हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो वो दोनों मिमिक्री के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ईको R1। ठीक है, ईको R1 के सोर्स के बारे में बात की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई कोलाई RY13। तो एक बार ये जो इन्फॉर्मेशंस मैं बता रही हूँ इनको भी साथ में नोट कर लो। ठीक है, ईको R1 जो है इसमें है क्या है, ये कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता है, इसमें इस तरीके से औरों का भी है, लेकिन चलो तुम यहाँ पे जो दे रहे हैं उसका देखो पहले। ईको में ई जो है वो किसके लिए है, जीनस। जीनस क्या है, इस्चेरेशिया मतलब बैक्टीरिया से है। कोलाई हो जाएगा। ठीक है, आर जो है वो ईको के बाद में आर जो है ये क्या है, स्ट्रेन है। कौन सा स्ट्रेन था, RY13 से। ठीक है, R1 मत लगा के आ जाना। ठीक है, कि हाँ ईको R1 है तो ईको R1 हो जाएगा, या फिर ईको R113। ये कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें ऑप्शंस देगा, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस। क्या हो जाएगा, ये RY13। और 1 जो है ये क्या है, फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम दिस स्ट्रेन। इस स्ट्रेन से जो पहला एंजाइम निकला था वो क्या था, ईको R1 था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इनको आराम से नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर डाल करके साथ में इसको लिख लो। मूव्ड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि द प्राइमरी स्ट्रेटेजी फॉर अप्रेजिंग अ पोटेंशियली अग्रेसिव इंडिविजुअल और पार्टनर बाय प्रेजेंटिंग फूड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 48 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, कोर्टशिप बिहेवियर, मतलब कोर्टशिप फीडिंग हो जाएगा, सॉरी नॉट बिहेवियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में चेंज हो जाता है। तो ये तो सबको मालूम है कि किस में चेंज हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अकॉर्डिंग टू कोल्सनिक एज रेंज फ्रॉम एडोलेसेंस। तो एज रेंज का यहाँ पे मतलब पूछा गया है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, पता नहीं इसका आंसर क्या था, देख लेना, बाकी इन्होंने वैसे ही क्वेश्चन डिलीट ही कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। 51 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ थिंकिंग इज रिलेटेड विद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे नहीं है, 4 स्टेजेस आ जाती हैं। अगर आपने पेडागोजी पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि 4 स्टेजेस इसमें कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है सेंसरी मोटर, जो कि बर्थ से 2 साल तक होती है। फिर होती है प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 साल होती है। ठीक है, पहली वाली जो है वो क्या है, बर्थ से लेकर के 2 साल तक है। फिर है प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से लेकर के 7 साल तक होती है। फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से लेकर के 11 ईयर्स तक चलती है। और बाकी जो सबसे चौथी वाली है वो क्या होती है, 12 साल से और अबव। ठीक है, एंड अबव। तो ये वाली कौन सी होती है, ये है फॉर्मल। ठीक है, ये है सेंसरी मोटर, ये वाली आ जाती है प्री ऑपरेशनल, ये कंक्रीट आ जाएगी, कंक्रीट ऑपरेशनल, मतलब इस तरीके से है। तो ये तुम लोग मतलब देख लेना, थोड़ा सा पेडागोजी का है, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि थिंकिंग से रिलेटेड, तो थिंकिंग किससे रिलेटेड होता है, ये इंडक्टिव थॉट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 3rd हो जाएगा। बाकी पेडागोजी वगैरह तो मतलब साथ साथ में पढ़ते ही रहना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें भी। कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन जो हैं, 50 क्वेश्चन नहीं सॉरी 30 क्वेश्चन जो हैं इसमें, वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 60 नंबर तुम्हें यहाँ से मिलने होते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग इसको 50 तक ही मतलब 51 तक ही मतलब कंटिन्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट बाकी के जो 100 क्वेश्चंस रिमेनिंग है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और जो भी मतलब नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए मेरे चैनल पे उनका बहुत बहुत स्वागत है। और भी कोशिश करो कि हाँ मतलब अपने फ्रेंड्स तक इस चीज़ को पहुँचाओ, ताकि कोई भी नीडी है अगर तो उसकी मतलब अच्छे से हेल्प हो सके। ठीक है, चलो फिर ठीक है, बाय बाय।